डियर स्टूडेंट, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास का बेसिक कॉन्सेप्ट। इतिहास का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी और यदि आपको इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन में होती है दिक्कत, तो यह वीडियो होने वाली है आपके लिए खास, क्योंकि आज मैं आपके लिए इतिहास टॉपिक पर पूरा डीपली कॉन्सेप्ट के साथ पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा। यदि आप कर रहे हैं एसएससी रेलवे बैंक डिफेंस की तैयारी, तो आपके लिए यह चैनल है उपयोगी, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रत्येक दिन मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, जो करेगी आपको सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत मदद। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, देखिएगा, भारतीय इतिहास को भी दो भागों में बांटा गया है, एक विश्व का इतिहास और एक भारत का इतिहास। तो हमारा एग्जाम के नज़रिया से भारत का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम लोग कवर करने वाले हैं भारत का इतिहास के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को यानी भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अब थोड़ी सी जान लेते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में। देखिएगा, जो इतिहास मुगल काल से पहले की है, जो इतिहास मुगल काल के पहले की है, उसे प्राचीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, और जो इतिहास मुगल काल के बाद, मुगल काल से लेकर के अंग्रेज को आने तक की इतिहास है, वैसे इतिहास को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। और वैसे इतिहास जो अंग्रेज के आने के बाद से अब तक चल रही है, उस इतिहास को आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन भारत की इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। यह देखिएगा, आपको पहले भी बता देते हैं कि हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं थोड़ी सी डीपली पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको क्या है, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिएगा, प्राचीन भारत हम लोग चालू कर रहे हैं और प्राचीन भारत के अंदर क्या क्या स्रोतें हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी चार स्रोत, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को भी चार जगहों, चार स्रोतों के से हम लोग को पता चलता है कि यह प्राचीन भारत की इतिहास है। कौन कौन? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ये चार तरीका से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, चार तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले का दो सेशन को हम लोग खत्म करते हैं यानी कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो रिलेटेड है उसके बारे में समझते हैं। इसके बाद विदेशियों के विवरण के बारे में समझेंगे और अंत में पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा चीज खत्म कर लेंगे तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या मिली हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो भारत का कहा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सी है, तो वह है वेद। वह है कौन? वेद, जिसका लेखक है वेद व्यास। जिसका लेखक कौन है? वेद व्यास। यानी भारतीय इतिहास का सबसे पुराना ग्रंथ, सर्व प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, जिसका लेखक है वेद व्यास। और वेद को चार भागों में बांटा गया है। यानी वेद कितने हैं, तो वेद चार हैं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चारों क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में क्या क्या चीज जानना इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर में ऋग्वेद क्या है? एक किताब है, एक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इसके अंदर 10 गो मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, यानी कहानी का कविताएं हैं। ठीक है, ये 10 मंडल है, 10 भाग में बांटा गया है इसको, और 1028 कहानी है इसके अंतर्गत, और 10,462 कविताएं हैं इसके अंदर में। ठीक है, आगे बढ़े। इस वेद के ऋचाओं को, इस वेद के जो कविता है, कविता को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के कविताओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। आगे पढ़िएगा, कहता क्या है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है कि सूर्य देवता सावित्री के समर्पित एक प्रसिद्ध मंत्र है, उस मंत्र को कहते हैं गायत्री मंत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रही है क्या कि बताइएगा गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र जो है वो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है विश्वामित्र हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र किनके लिए गाया गया है? तो सूर्य देवता सावित्री के लिए गाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे ही ऋग्वेद के बारे में क्या पढ़ना है, जानकारी लेना है, जो कि एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है? 8वें मंडल के बारे में। 10 मंडल है, जिसमें सारे मंडल तो पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मंडल जो है हमारे एग्जाम में आते हैं। तो क्या है 8वें मंडल के बारे में क्या आते हैं कि हस्तलिखित ऋचा को खील कहा जाता है। 8वें मंडल में कैसा ऋचा है? तो हस्तलिखित ऋचा है, जिसको क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। क्लियर है? आगे जाने, चलिए बढ़िया। 9वें मंडल के बारे में क्या कहता है कि 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। पूछ देगा कि बताइए ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का व्याख्यान किया गया है? तो वो है सोम देवता का। क्लियर है? 9वां मंडल में। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि जो वामना अवतार है, जो बौने का अवतार भगवान विष्णु लिए थे, उसमें 3 पगों की जो मांग किए थे, उसकी जो व्याख्या मिलती है, उस व्याख्या कहाँ मिलती है? उस व्याख्या को लिखा गया है ऋग्वेद में। क्लियर है? यानी वामना अवतार का वर्णन भी ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, 250 और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं जो है रचना की गई है। वो कौन में? ऋग्वेद में। आगे शतपथ जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भी इसी वेद से संबंधित है, यानी ऋग्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, पूछ देगा शतपथ ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? तो ऋग्वेद से है। ठीक है, अगला पॉइंट, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में, बहुत सारे नदियां का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सारे नदियों में सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है। किसको? सरस्वती को। ठीक है, आगे इस वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, यानी ऋग्वेद में गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में क्या क्या चीज जानकारी रखना है? कहता है कि
सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में कहलाता है। यजुर्वेद कहलाता है किसको? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। समझ में आया? आगे इसके पाठकर्ताओं को क्या करते हैं? अधिव्यूज। ठीक है, अर्धव्यूज। आगे यह एक ऐसा वेद है जो गद्य भी है और इसमें पद भी है। आप हिंदी का किताब पढ़ते होंगे तो गद्य और पद आपको समझ में आती होगी। गद्य भी है और पद भी है, कहानी भी है और कविता भी है। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेना था, बस इतना ही। आगे बढ़िए सामवेद में। अगला वेद है सामवेद। सामवेद को कहा जाता है कि यह गाए जाने वाला वेद है। कैसा वेद है? यह गाए जाने वाला, यानी कि इसमें जो ऋचाएँ लिखी गई है, जो सामवेद के अंदर ऋचाएँ हैं, जो कविताएं हैं, वह कैसी कविता है? गाई जाने वाली कविताएं हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, भारतीय जो संगीत है सारेगामापा, भारतीय संगीत का जो जनक है, जनक इसी वेद को माना जाता है। कौन सा वेद को? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। क्लियर है? आगे अगला और सबसे नया जो वेद है, सबसे जो बाद में निर्मित हुआ है वेद, उस वेद का नाम है अथर्ववेद। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ जानकारी रखना है कि इस वेद का रचनाकार कौन है? इस वेद को लिखा अथर्वा ऋषि ने। इस वेद को लिखा अथर्वा ऋषि ने। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम विवाह, वशीकरण आदि जो आधुनिक प्रक्रिया में जो होने वाली सारी जो परंपरा है, यह इसी वेद में वर्णित है। चाहे वह तंत्र मंत्र की बात हो, जादू टोना की बात हो, प्रेम विवाह की बात हो, वशीकरण की बात हो, ये सारा चीज जो लिया गया है वो अथर्ववेद से लिया गया है। क्लियर है? आगे अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस वेद में सभा और समिति, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहते हैं। ठीक है, आगे एक नोट है, नोट को क्या जानना है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद में जो निर्मित वेद है वो अथर्ववेद है। यानी धारा प्रवाह सबसे पहले आया ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, तब आया अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम जो हो गया ऋग्वेद और सबसे अंत में जो बना अथर्ववेद बना। ठीक है, क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। जब वेद बन के तैयार हो गया तो वेद में वैसा वैसा शब्द लिखा हुआ था जो कि आम आदमी को पढ़ने में बहुत ही तकलीफ होता था, समझ में नहीं आता था। तो लोग क्या किए कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना किए। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना किए और वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। 6 वेदांग का नाम क्या है? शिक्षा है, ज्योतिषी है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। ये 6 तरह के क्या है? वेदांग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? पुराणों की रचयिता। पुराण जानते हैं, तो पुराणों की रचयिता जो है, पुराण जो लिखे हैं वो लोमहर्ष लिखे हैं और उसका एक बेटा था उग्रसर्वा, ये दोनों मिलकर के लिखे हैं। यानी लोमहर्ष और उग्रसर्वा दोनों मिलकर के पुराण लिखे हैं। पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों की संख्या 18 है और उसमें जो सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पहला पुराण जो बना, सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणित जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। एग्जाम में बहुते बार आता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सी है, तो मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति ग्रंथों में जो ग्रंथ स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं, वो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणित जो स्मृति ग्रंथ बना वो मनु स्मृति है। यानी किताब का नाम क्या है? मनु स्मृति। पूछता है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सी है, तो मनु स्मृति। मनु स्मृति किताब में क्या व्याख्या है, तो यह शुंग वंश का मानक ग्रंथ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जातक, एक पुस्तक का नाम है जातक।
जातक पुस्तक किसके लिए है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं धर्म ग्रंथ यानी ग्रंथों के बारे में, किताबों के बारे में। तो जातक एक पुस्तक है जो कि बुद्ध भगवान के पूर्ण जन्म की कहानी उसमें वर्णित है। ठीक है, जातक पुस्तक में पूर्ण जन्म की कहानी बुद्ध भगवान की वर्णित है। एक और पुस्तक का नाम है कथावस्तु। कथावस्तु में देखिएगा बौद्ध धर्म जो है दो भाग में टूट गया था, हीनयान और महायान। वो आगे आपको पढ़ाएंगे। तो जो हीनयान थे, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। कौन किताब में? कथावस्तु में। आगे ये हो गया बौद्ध धर्म की कहानी। अब आते हैं जैन धर्म की कहानी में। क्या बोलता है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी जैनों के जो साहित्य है उस साहित्य को आगम कहा जाता है। और एक किताब का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता लगता है कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, एक और है भगवती सूत्र। ये भी बहुत ही रिपोर्टेड पुस्तक है। भगवती सूत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महावीर की जीवनी कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है कि महावीर की जीवनी क्या थी। महावीर की जीवनी कौन सी किताब में मिलती है? तो भगवती सूत्र में मिलती है। बहुत ही रिपोर्टेड है। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं, जितना भी टॉपिक लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझें और इसका एक नोट्स कॉपी बना लें। ठीक है, आगे बढ़ें। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक बुक, ये नहीं, एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का लेखक चाणक्य है। ठीक है, चाणक्य का दो नाम और है। चाणक्य एक पंडित थे, उनका दो नाम और है। एक है कौटिल्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का दो नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है, यानी टोटल चाणक्य का 3 नाम हो गए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। इसमें अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या वर्णित है? तो मौर्यकालीन इतिहास, यानी मौर्य वंश में जो इतिहास बना था उस इतिहास को इस किताब में वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। एक किताब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक का जो लेखक है वो कलहन है। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक में एक इतिहास बना। उस इतिहास कहाँ का था? तो कश्मीर का था। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक में वर्णित है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। एक पुस्तक का नाम है चचनामा। चचनामा पुस्तक का लेखक जो है अली अहमद है। इसमें क्या है वर्णन? अरबों के सिंध पर विजय, अरबों लोग का जो सिंध पर विजय हुआ था उस विजय को वर्णन किया गया है चचनामा पुस्तक में। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला पुस्तक का नाम है जो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसका जो प्रथम पुस्तक है वो अष्टाध्याय है। अष्टाध्याय का संबंध क्या से है? संस्कृत से है। और अष्टाध्याय पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्याय पुस्तक जो है इसमें मौर्य के पहले का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है अष्टाध्याय पुस्तक में। क्लियर है? आगे बढ़ें। महाभाष्य एक पुस्तक का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक का लेखक है पतंजलि। पतंजलि जो अभी रामदेव बाबा का कंपनी है वो नहीं, पतंजलि एक मनुष्य थे, एक व्यक्ति का नाम था। तो महाभाष्य पुस्तक का लेखक पतंजलि है। और पतंजलि जो थे पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे, पंडित थे। ठीक है, आगे बढ़ें। अभी तक हमने धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को खत्म कर लिया है। अब इसी का यानी कि प्राचीन भारत का तीसरा पॉइंट, यानी विदेशी यात्राओं के से मिलने वाली जानकारी, विदेशों से आने वाली जो जानकारी है, विदेश से लोग यहाँ पे आए और क्या क्या चीज़ जानकारी दी उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है यूनानी और
दो गो जो लेखक आए भारत में और उन्होंने क्या क्या चीज़ भारत को दिए, कौन कौन पुस्तक लिखे, उसके बारे में जानते हैं। तो एक लेखक थे टेसियस, ये जो थे ईरान के रहने वाले थे और एक राजवैद्य थे ईरान का। ठीक है, भारत के संबंध में जो भी जानकारी, जो भी कहानी उन्होंने अपने किताब में लिखा, वह कहानी जो था अविश्वसनीय था। ठीक है, अगले पॉइंट, हेरोडोटस के बारे में जानते हैं। हेरोडोटस एक जो थे इतिहासकार थे, इसे इतिहास का पिता कहा गया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्लियर है। अगला जो लेखक है उनका नाम है निरियाकस। निरियाकस जो थे वो सिकंदर के साथ भारत आए थे, यानी सिकंदर के साथ, वो सिकंदर का सेनापति लेखक थे और सिकंदर के साथ भारत में आए थे और यहाँ पर पुस्तक लिखे थे। ठीक है, अगला जो है वो है मेगास्थनीज, लेखक का नाम। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके द्वारा, यानी सेलुकस मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका, यानी इंडिका पुस्तक की लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। क्लियर हुआ। अगला जो है लेखक, उनका नाम है डायमेकस। डायमेकस जो थे वो सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में भारत में आया था। ठीक है, अगले लेखक की तरफ बढ़ते हैं। ये लेखक का नाम है डायोनीसियस। यह मिस्र के नरेश टॉलमी का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, अगला लेखक है टॉलमी। यह दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक का लेखक है। भारत के भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है, टॉलमी। प्लिनी के बारे में देख लेते हैं। प्लिनी जो है, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नामक पुस्तक को लिखा। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा, तो प्लिनी ने लिखा। ये जो थे, कुछ जो थे कहाँ के थे, ये हम लोग पढ़े यूनान और रोम के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं चीन का लेखक के बारे में। कुछ लोग चीन का लेखक भी आए थे इंडिया में, वो कौन कौन थे। तो पहला लेखक जो बहुत ही रिपोर्टेड है, फाहियान है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन, फाहियान। और इन्होंने मध्य प्रदेश के सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन किया था, फाहियान। उसी तरह से संजुगन, यह 508 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने 3 वर्ष तक भारत के बौद्धों के बारे में जाना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए। एक लेखक चीनी और थे, क्या थे उनका नाम, ह्वेंगसांग। ह्वेंगसांग जो थे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। बहुत ही रिपोर्टेड है पॉइंट ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था और इन्होंने 629 ईस्वी में भारत में आया। कब आए, 629 ईस्वी में भारत में आया और लगभग 15 वर्षों तक यहाँ पर रुका और 645 ईस्वी में वह यहाँ से चला गया। यह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और उस समय जो नालंदा के कुलपति थे, वो कुलपति का नाम था आचार्य सुलभद्र। यानी जिस समय ह्वेंगसांग भारत में आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किए थे, उस समय नालंदा का जो कुलपति थे, कुलपति का नाम क्या था, आचार्य सुलभद्र। ह्वेंगसांग द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया था, वो पुस्तक का नाम था सीयूकी। सीयूकी पुस्तक को कौन लिखा, ह्वेंगसांग लिखा। और
क्या ह्योंगसांग के बारे में जानकारी मिलता है? इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयू की पुस्तक में ह्योंगसांग द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है सीयू की, उस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, ये था विदेशियों का विवरण। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल जो है हमेशा पुलिस यानी बिहार पुलिस में हमेशा इससे एग्जाम आते रहते हैं। क्या पूछते हैं देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो सिर्फ आपको स्मरण के आधार पे इतिहास बना, उस इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और जिस काल से लोग लिखना पढ़ना जानने लगे और उसको किताब या कॉपी में लिखा हुआ मिलना स्टार्ट हो गया, उस काल को कहते हैं इतिहास। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ही पहला पॉइंट यहाँ पे जानने वाली योग है कि पूर्ण पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग के मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग में मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था, लेकिन आग का आविष्कार जो हुआ वो भी पूर्व पाषाण काल में ही हुआ। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ, लेकिन कृषि और पहिया का आविष्कार जो हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट, मनुष्य में जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति बनी, यानी पहले जो मनुष्य था वो नदी किनारे कहीं भी रहता था, लेकिन फिर क्या किया, धीरे धीरे लोग अस्थायी रहना स्टार्ट कर दिए घर बना करके। तो अस्थायी रहने की प्रवृत्ति जो आई वो नव पाषाण युग में आई। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो मनुष्य जो है सबसे पहले पालतू बनाया एक जानवर का, उस जानवर का नाम है कुत्ता। ठीक है, अगला पॉइंट आगे वाला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। उसने तांबा से बनाई जाने वाले उसका जो तांबा से बना, वो तांबा से बनाई जाने वाले पहला औजार जो था वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली यानी सबसे प्राचीनतम जो फसल था वो था जौ और गेहूं। जब आदि मानव जो था वो खेती करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया, जौ और गेहूं। भारत में आदि मानव द्वारा अधिकांशतः औजार जो थे वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? स्फटिक नामक पत्थर था, वही पत्थर से आदि मानव जो था औजार बनाता था। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था, जो कि सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया, मृतकों का टीला। हम लोग का अगला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने से आपको उतना ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो बना करके पूरा इतिहास को शुरू से लेकर अंत तक खत्म करेंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि इसमें किसी तरह से आपको दिक्कत या परेशानी हुई हो तो वो भी बताएंगे, ताकि अगले वीडियो में इसे हम सुधार कर सकें।